नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। प्राकृतिक संपदा के जो हमारा प्रश्न उत्तर आजकल चल रहे हैं, इसमें आज हम लोग एक और सेशन ले रहे हैं जिसमें थोड़े से आपके और प्रश्न जो बच रहे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है, जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है। वायुमंडल, इसकी क्या आवश्यकता है। तो वायुमंडल जो है पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए है और जीवन के लिए वायुमंडल का जो अगर देखें तो क्यों आवश्यक है। ये औसत तापमान दिन और रात के समय लगभग नियत रखता है। पर्यावरण का तापमान अचानक बढ़ने से रोकता है। रात के समय ये ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने को कम करता है। तो अगर ये देखें तो ये औसत तापमान दिन और रात के समय लगभग नियत रखता है। तो थोड़ा जरूर वेरिएशन होता है, रात हमें थोड़ी ठंडी लगती है, दिन हमें थोड़ा गर्म लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन में हमें बहुत गर्मी लगे और रात में हमें बहुत ठंड लगे। इतना वेरिएशन नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, 4-5 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन एक बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। वो है वायुमंडल के कारण। पर्यावरण का तापमान अचानक बढ़ने से रोकता है। तो ये वायुमंडल जो है, तो ये एक जैसा हम लोग अलग अलग प्रश्नों में और चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, ये टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और अगर वायुमंडल में अगर हम ज्यादा पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करें, तो ये जो अचानक जो आजकल हम लोग वैसे बात कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी ये वायुमंडल तब भी अभी हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा है और इसका तापमान एकदम बढ़ने से रोकता है। क्योंकि इसको हम एक चीज से और समझते हैं कि सूर्य से जो हमें गर्मी मिल रही है, तो आपको याद होगा मैंने लास्ट सेशन में ही आपको बताया था, जब हमारा चैप्टर का जो लास्ट सेशन था, अभी तो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, कि ये जो है ये एक कुचालक होता है। तो ये थोड़ी ही ऊष्मा को आने देता है, बाकी ऊष्मा को रोक लेता है। अगर ये वायुमंडल नहीं होगा तो सूर्य की जितनी ऊष्मा है वो इस धरती पर आएगी। और देखिए कि जब थोड़ी सी ऊष्मा आ रही है और गर्मियों के दिनों में हम थोड़ी देर बाहर निकलने में पसीने आ जाते हैं, तो अगर ये वायुमंडल नहीं होगा तो कितनी और ऊष्मा आएगी और पृथ्वी का टेम्परेचर कितना अधिक हो जाएगा। और रात के समय भी ये जो है, जो हमारी थोड़ी सी एक हीट एक मेंटेन है उसको रखता है। ऐसा नहीं है कि वो वापस जो ऊष्मा दिन की बनी है उसको बाहर भेज दे और पृथ्वी बिल्कुल ठंडी हो। तो वायुमंडल की ही वजह से हम कहें इस पृथ्वी पर जीवन है। जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर है। क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो सभी जीवित प्राणी भोजन अथवा ऊर्जा के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, मीन्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में, हरे पौधों पर निर्भर करते हैं। हरे पौधे मृदा में ही उगते हैं तथा मृदा से ही पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। इस प्रकार जीवित प्राणी मृदा पर परोक्ष रूप से निर्भर हैं। जल में रहने वाले जीव भी या तो प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में मृदा पर ही निर्भर है। क्योंकि जो प्रत्यक्ष रूप में जो शाकाहारी हैं, जो डायरेक्ट प्लांट्स को खा रहे हैं, तो वो एक उस पर डिपेंडेंट है। और जो मांसाहारी हैं तो वो इनडायरेक्ट में है, क्योंकि वो जिन जीवों को खा रहे हैं तो वो वाले जीव जो हैं वो प्लांट्स पर ही निर्भर करते हैं। तो अगर हम देखें तो मृदा हमारी हर जगह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और अगर हम जो चाहे रिवर बेड को देख लें, मीन्स जो नदी है उसके नीचे का देख लें, तालाब का ले लें, कुएं का ले लें, आप गहरे समुद्रों का ले लीजिए, कहीं ना कहीं तल में मृदा होती है और जिससे वो प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और अपना एक फोटोसिंथेसिस या जिस प्रक्रिया से भी वो अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार और किसी ना किसी रूप में, चाहे जैसा हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, वो सारे जीव हमारे मृदा पर ही डिपेंड करते हैं। आपने टेलीविजन पर और समाचार पत्र में मौसमी संबंधी रिपोर्ट को देखा होगा।
आप क्या सोचते हैं कि हम मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम हैं? पवन की चाल व दिशा तथा आर्द्रता आदि का अध्ययन करके मौसम को हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके आधार पर कम व अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र, कम या अधिक वर्षा वाले क्षेत्र आदि का हम पता लगा सकते हैं। तो आपके पास से एक जो अनुमान आता है कि इस समय वर्षा होगी या इस समय टेम्परेचर इतना होगा या इस समय उमस ज्यादा होगी, वो पूरा एक कैलकुलेशन होता है कि एयर प्रेशर कितना है, वाटर वेपर का परसेंटेज कितना है, और उससे पूरा एक अनुमान लगा के जो हमारे मौसम विभाग के लोग होते हैं वो पूरा उसका एक एनालिसिस करके हमें एक बता देते हैं कि आने वाले 2 दिन में, 3 दिन का, एक हफ्ते तक का, अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि हमें एक हफ्ते तक का आगे का हमें एक मौसम की जानकारी पता चल जाती है। हम जानते हैं कि बहुत सी मानवीय गतिविधियां वायु, जल एवं मृदा के प्रदूषण स्तर को बढ़ा रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटाने में सहायता मिलेगी? मानव की बहुत सी क्रियाएं प्रदूषण को बढ़ा रही हैं, और अगर हम देखें मानव की क्रियाएं प्रदूषण को बढ़ा रही हैं और कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हम ही ये सारी नई नई मशीनरी बना रहे हैं, अपने जीवन को एक आसान बना रहे हैं, लेकिन इतनी विषैली गैसें बाहर निकाल रहे हैं कि वो प्रदूषण क्रिएट कर रही हैं। लेकिन चलिए आंसर पढ़ते हैं। मानव की बहुत सी क्रियाएं प्रदूषण को बढ़ाती हैं और इन क्रियाकलापों को कुछ क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटाने में कोई विशेष सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि वायु, जल तथा मिट्टी आपस में एक दूसरे से संबंधित है। इन्हें एक जगह सीमित करके नहीं रखा जा सकता है। अगर हम ये कहें कि कुछ जो शहर हैं वहां पर हम बिल्कुल ही कर दें कि व्हीकल्स नहीं चलेंगे, लोग साइकिल पर ही चलेंगे, और जो फैक्ट्रीज हैं वहां पे कोई जो फ्यूल है वो बर्न नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि हम प्रदूषण को रोक लेंगे, क्योंकि हवा तो चल ही रही है, हवा हल्की है, वो जो चल रही है, तो एक जगह की जो हवा प्रदूषित है वो और जगह तो फैलेगी और प्रदूषण बढ़ाएगी। इसी प्रकार अगर हमने जैसे भूमि प्रदूषण का देखा था, जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं जो सॉइल में मिल गए, अब पानी के द्वारा अगर मिट्टी बहकर जा रही है तो उस क्षेत्र में अगर प्रदूषण नहीं है तो जहां वो मिट्टी जा रही है वहां पे प्रदूषण होगा। तो इस प्रकार अगर हम कहें तो हमें पूरा ही कंबाइंड वे में सब तरफ कुछ चीजें ऐसी लेनी पड़ेंगी कि प्रदूषण को रोक पाए। एक अगर हम कुछ पार्ट को लेकर अगर रोकना चाहें तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर आदि की मात्रा बढ़ने से वायु प्रदूषित होती है। जल का प्रदूषण, इसमें जल में विषैले पदार्थों को मिलने से होता है। वायु तथा जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर जाती है। तो जब वायु बहकर जा रही है, अब हमें ये थोड़ी है कि हम एक क्षेत्र में रह रहे हैं तो और उसके नियर अबाउट जो क्षेत्र हैं तो वहां यहाँ की प्रदूषित हवा वहां नहीं जाएगी, वो तो बहेगी। नदी का देखें, नदी कहाँ से शुरू होती है, कितने शहरों से होकर जाती है। अगर वो एक स्थान पर प्रदूषित हुई तो वो फिर प्रदूषण जहां वो जा रही है वहां तक वो फैलकर जाएगा। इसी प्रकार भूमि प्रदूषण से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी कम होती है तथा ये प्रदूषित मिट्टी अन्य स्थानों पर हवा या पानी से पहुंचकर वहां की मिट्टी को भी प्रदूषित कर सकती है। जंगल वायु, मृदा तथा जलीय स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं? तो जंगल वायु, मृदा तथा जलीय स्रोत की गुणवत्ता को इस प्रकार प्रभावित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। इस प्रकार जंगल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखते हैं, और जंगल में हमें मालूम है अत्यधिक पेड़ पौधे होते हैं। जंगल के पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को पकड़ कर रखती हैं, जिससे जल तथा वायु द्वारा जो मिट्टी है वो का ये खराब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये किताब नहीं, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। और मिट्टी के पोषक तत्व बने रहते हैं।
इस प्रकार जंगल द्वारा मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। जंगल वर्षा के जल को भूमि के अंदर पहुंचाने में मदद करते हैं। जंगल वर्षा के जल को भूमि के अंदर पहुंचाने में मदद करते हैं तथा जल स्रोतों को बनाए रखते हैं। इस प्रकार जंगल जल चक्र के लिए भी अति आवश्यक है। तो यहाँ पर यह है कि जंगल है, इसका अर्थ है मिट्टी है, मिट्टी है इसका अर्थ है जल का अवशोषण होगा, जल का अवशोषण होगा तो जो भूमि के अंदर जो जल का एक लेवल मेंटेन है वो हो पाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं जंगल को नहीं काटना चाहिए, जंगलों को सुरक्षित करना आवश्यक है कि ये एक वायुमंडल को एक शुद्ध रखने में भी सहायक हो रहे हैं, प्लस जितने भी हमारे जो जीव जंतु हैं उनको भी वो भोजन प्रदान कर रहे हैं, उनको भी एक आवास का स्थान प्रदान कर रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि कैसे जो हमारे प्रश्न और उत्तर हैं उससे हमारा चैप्टर का रिवीजन भी होता है, थोड़ी सी नई जानकारी भी मिलती है और प्लस ये भी पता चलता है कि जो हमने समझा है उसको शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए आप अपना पढ़ते रहिए, कोई भी प्रश्न है आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर से, बाय।